हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। वो रिलेटेड है पोर्ट ब्लेयर से। जी हाँ, अंडमान और निकोबार का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया गया है और अब इसका नाम रख दिया गया है श्रीविजयपुरम। आखिर ये नाम क्यों दिया गया है? तो देखिए, श्रीविजयपुरम एक विक्ट्री पॉइंट है क्योंकि हमारे पुराने राजा राजेंद्र चोला यहाँ से ही बहुत सारे युद्ध को जीता है। उन्होंने इसे मिलिट्री बेस बनाकर इंडोनेशिया पे बार बार अटैक किया है, इसीलिए पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्रीविजयपुरम रख दिया गया है। इससे एक और हिस्ट्री जुड़ी हुई है, वो है सुभाष चंद्र बोस से। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाया था और इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी दिलाने की कोशिश की थी। इसी संदर्भ में उन्होंने पोर्ट ब्लेयर को आज़ादी दिलाई थी और एक इंडिया का पहला इंडिपेंडेंट स्टेट बना था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन नहीं था। इसी संदर्भ में इस प्लेस का नाम बदलकर रखा गया है श्रीविजयपुरम। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है अग्नि 4 मिसाइल से। जी हाँ, अभी हाल में अग्नि 4 मिसाइल का टेस्ट हुआ है। कहाँ से हुआ है वो जान लेते हैं। तो ये टेस्ट किया गया है अग्नि 4 मिसाइल का चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से। चांदीपुर जो कि उड़ीसा में है, वहाँ से इसे टेस्ट किया गया है। अग्नि 4 क्या है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिसाइल है और इसे इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक मिसाइल के कैटेगरी में रखा गया है। अग्नि 4 2 स्टेज यानी सॉलिड फ्यूल रेंज 4000 किलोमीटर है इसका, और ये सॉलिड फ्यूल के अंतर्गत है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है सेमीकॉन इंडिया से। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस अभी हाल में 13 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में हुआ। सेमीकॉन इंडिया में सेमीकंडक्टर की फ्यूचर के बारे में डिसाइड किया गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहाँ पहुँचे और उसका इनॉग्रेशन किए। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं इंडिया के सेमीकंडक्टर फ्यूचर के लिए। वो पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि हमारा फ्यूचर प्लान क्या है। तो देखिए, इंडिया चाहता है कि वो सेमीकंडक्टर मार्केट में काफ़ी आगे जाए। अगर हम आज की बात करते हैं तो आज इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट जो है वो $34.3 बिलियन है और ऐसा माना जाता है 2032 तक हम इसको 100.2 बिलियन तक पहुंचा सकते हैं। वो कैसे? तो इसी संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्यूचर टारगेट की बात की। चलिए देखते हैं क्या है हमारा फ्यूचर टारगेट। तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूचर टारगेट है वो है हम लोग 3 कमर्शियल फैब्रिकेशन फैसिलिटी देने वाले हैं, सेटअप करने वाले हैं इंडिया में, ताकि सेमीकंडक्टर मार्केट पहुंच पाए और इंडिया एक इम्पॉर्टेंट सेमीकंडक्टर मार्केट बन पाए। सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर फैब बनाया जा रहा है ढोलेरा गुजरात में। ये बनाया जा रहा है ताइवान की कंपनी PSMC और टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया जा रहा है वो है ATMP फैसिलिटीज़ बनाना। कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये आसाम के मोरेगांव में बनाया जा रहा है। ATMP क्या है? तो देखिए, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन तो इंडिया नहीं कर सकता क्योंकि हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन हाँ, हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, हम सेमीकंडक्टर को असेंबल कर सकते हैं, साथ में उसकी पैकेजिंग कर सकते हैं, तो मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में ATMP स्टैब्लिश किया जा रहा है। ATMP यानी असेंबल, टेस्ट, मार्केट एंड पैकेजिंग यूनिट बनाया जा रहा है इंडिया में। कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है मारेगांव आसाम में और उसके अलावा सनातन गुजरात में। तो ये 3 प्लेस है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज़ को इंडिया में सेटअप करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है सीताराम येचुरी की अभी हाल में डेथ हो गई है। उनका निधन हो गया है। वो 72 ईयर्स के हैं। ये CPM पार्टी से बिलोंग करते हैं। CPM पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिज्म से बिलोंग करते हैं। इन्होंने ये पार्टी ज्वाइन किया था 1975 में। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1952 में और इनका अभी डेथ हो गया है। ठीक है, इन्होंने BA में इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया था और बाद में JNU में MA किया था। यह है इनकी पढ़ाई।
और अगर इनकी लाइफ की बात करें तो ये काफ़ी साल तक राज्यसभा के एमपी रह चुके हैं, लगभग 12 साल यानी 2005 से लेकर 2017 तक ये राज्यसभा के एमपी रहे हैं। इन्हें इनफैक्ट बेस्ट एमपी का अवार्ड भी दिया गया था 2016 में। अगर हम बात करते हैं सीताराम येचुरी के बारे में तो ये बिलोंग करते हैं सीपीएम पार्टी से, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है और अभी हाल में वो केरला में रूल कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो ये पार्टी सीपीआई से निकला है। सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का ही ये पार्ट है। मार्क्सिज्म के स्प्रेड में मार्क्सिज्म थॉट को ये बिलीव करते थे और इनका अभी हाल में डेथ हो गया है। किस एज में हुआ है तो इनकी डेथ हुई है 72 ईयर्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। तो अभी हाल में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड को माना जाता है नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया। ये अवार्ड दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को, तो चलिए उनका नाम जानते हैं। सबसे पहले तो ये अवार्ड दिया गया है भूटान के कर्मा फुत्सा को, वहीं जापान के मियाजाकी हजाओ को ये अवार्ड दिया गया है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है और इसे नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया भी कहा जाता है। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट जो कि थाईलैंड का है, उसे ये अवार्ड दिया गया है। नुएन थी नेओ पोंग जो कि वियतनाम के हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन बनाया है, जो मेडिसिन वॉर टाइम में बहुत यूज़फुल होगा। उसके अलावा फरवीज़ा फरहान जो कि इंडोनेशिया की है, उन्हें दिया गया है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपीन के प्रेसिडेंट के नाम पे दिया जाता है। ये अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है और इसे नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। तो जैसा कि आपको भी पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे थे ब्रुनई और इंडिया का अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो 40 साल हो चुका है हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन का। ब्रुनई एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है जहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत विजिट किए हैं। ब्रुनई और इंडिया की रिलेशनशिप अच्छी है और हम लोग उन पे निर्भर करते हैं तेल के लिए, इसलिए यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे डील किए, जिसमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डील था ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। अभी हाल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ब्रुनई से आगे सिंगापुर भी जाकर विजिट किए। सिंगापुर में भी इनका विजिट काफ़ी मायने रखता है क्योंकि सिंगापुर इंडिया रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत ही अच्छा है और सिंगापुर फॉरेन इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 इन्वेस्टर है, इंडिया का फॉरेन इन्वेस्टर है और साथ में सिंगापुर सेमीकंडक्टर में भी इंडिया की मदद कर रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है पीएम किसान सम्मान मान धन योजना से। ये योजना स्टार्ट की गई थी 2019 में और इसे आगे बढ़ाने की बात चल रही है। पीएम किसान सम्मान मानधन योजना क्या है? तो ये पेंशन प्रोविज़न है जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को दिया जाता है। अच्छा ये बताइए कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कौन होते हैं? ये वो फार्मर होते हैं जिनकी ज़मीन जो है वो 2 हेक्टेयर से कम होती है, उन्हें हम लोग स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कहते हैं। ठीक है, इस प्रोविज़न में क्या है ये पीएम किसान सम्मान मानधन योजना? तो इसके अंतर्गत जो भी 18 से 40 वर्ष के हैं वो इस योजना में जुड़ सकते हैं और उनको केवल 55 से 200 रुपये देने होंगे और जैसे ही वो 60 के हो जाएंगे तो सरकार उन्हें 3000 रुपया हर मंथ देगी। ये योजना उनके वेलफेयर के लिए चलाया गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। योजना की बात करें तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने ही इसी संदर्भ में एक और योजना चलाई है जिसका नाम है सीएम किसान योजना, जिसके अंतर्गत 6000 रुपया किसान को देने की बात की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो ये है न्यूज़ स्पोर्ट न्यूज़। यूएस ओपन से रिलेटेड ये न्यूज़ है क्योंकि यूएस ओपन अभी हाल में समाप्त हुआ है और इसे जीतने वाले कौन हैं उनका नाम जान लेते हैं। तो देखिए यूएस ओपन विमेन सिंगल को जीती है अयाना सेबलेंका ने। कुछ याद आ रहा है अयाना सेबलेंका से? जी हाँ, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता था। अयाना सेबलेंका ने इसे जीता है किसे हराकर? जेसिका पेगुला को। अच्छा, अयाना सेबलेंका किस कंट्री से बिलोंग करती है? ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये बिलोंग करती हैं बेलारूस से। अगर हम मेन सिंगल की बात कर लेते हैं, यूएस ओपन मेन सिंगल किसने जीता है? तो ये जीता गया है मेन सिंगल जैनिक सिनर के द्वारा, जो कि इटली के हैं। और इन्होंने किसे हराया है? तो जैनिक सिनर ने हराया है टेलोर फ्रिज को। ठीक है, तो ये है यूएस ओपन। देखिए
पूरे वर्ल्ड में 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपन है, जिसका नाम आप याद रख सकते हैं AFWU से। ए से यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि सबसे पहले होता है, फिर होता है फ्रांस ओपन, फिर होता है विंबलडन, और सबसे लास्ट में होता है US ओपन, जो कि अभी हाल में हुआ। ये सितंबर के महीने में होता है और जो समाप्त हो चुका है। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ये जनवरी के महीने में होता है। वही अगर हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन की, तो ये मई जून के महीने में होता है। विंबलडन ओपन जून और जुलाई के महीने में होता है, और US ओपन अगस्त सितंबर के महीने में होता है। अगर हम बात करते हैं विंबलडन चैंपियन की, तो किसने जीता था विंबलडन, कुछ याद है आपको? विंबलडन जीता गया था कार्लोस अल्करेज के द्वारा मेन सिंगल टाइटल। किसे हराकर? नोवाक जोकोविच को, जो कि खुद ही बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, उनको हराकर कार्लोस अल्करेज ने मेन सिंगल जीता था। वही अगर हम विमेन सिंगल की बात करें, तो बारबोरा ने डिफीट किया था जैस्मिन को। बारबोरा किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, चलिए बताइए? तो वो बिलोंग करती हैं चेक रिपब्लिक से। फ्रेंच ओपन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग सारे ओपन देख रहे हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन। तो अभी तक हमने देख लिया US ओपन में कौन जीता है, अब हम लोगों ने देखा विंबलडन ओपन में कौन जीता है, और अब हम देख रहे हैं फ्रेंच ओपन। तो देखिए, फ्रेंच ओपन के मेन सिंगल को जीतते हैं कार्लोस अल्कराज ने। ये हराए थे अलेक्जेंडर ज़वेरेव को। अगर हम विमेन सिंगल की बात करें, तो वो जीती है ईगा स्विएटेक ने। किसे हराकर? जैस्मिन को हराकर, जो कि इटली की है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन तो मैंने आपको बताया ही, मेन सिंगल जीता गया है जेनिक सिनर के द्वारा, और विमेन सिंगल जीता गया है अरियाना साबलेंका के द्वारा। अच्छा चलिए, US ओपन किसके द्वारा जीता गया है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, US ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन सेम पर्सनालिटी के द्वारा जीता गया है। US ओपन मेन सिंगल की बात करें तो वो जीता गया है जेनिक सिनर के द्वारा, और वही जीता गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन भी। और अगर हम विमेन की बात करें, तो अरियाना साबलेंका ने जीता है US ओपन और साथ में ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इस तरह से आप नाम को याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डोरांट कप से। जी हाँ, डोरांट कप, जो कि फुटबॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कप माना जाता है, उसे जीता गया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के द्वारा। और ये जो पूरा जो इवेंट था वो कहाँ हो रहा था, तो वो कोलकाता में हो रहा था, साथ में जमशेदपुर, शिलोंग में हो रहा था। तो ये 3 प्लेस है जहाँ पे ये पूरा टूर्नामेंट चल रहा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे किसने जीता है? डोरांट कप को। डोरांट कप को जीता गया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के द्वारा। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया गया है 8 सितंबर को, और इस बार का थीम क्या था वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थीम था प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। ठीक है, तो क्या है थीम? थीम है प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशनल लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो देखिए, अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है जगदीश नवाब सिंह कमेटी से। जी हाँ, जगदीश नवाब सिंह कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी बनाई गई है फार्मर के कंप्लेन को सुनने के लिए, क्योंकि अभी भी हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे कुछ फार्मर्स जो हैं वो रिवोल्ट कर रहे हैं। इसी संदर्भ में ये कमेटी बनाई गई है। ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है जिसे हेड कर रहे हैं जगदीश नवाब सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो जो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो रिलेटेड है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट किए गए हैं। शरद कमल को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जिससे हमेशा क्वेश्चन आता है। तो तरंग शक्ति एक्सरसाइजेस अभी हाल में ख़त्म हुआ है। ये कहाँ पे हो रहा था? तो ये हो रहा था तमिलनाडु में और जोधपुर में। तो जोधपुर में इसकी समाप्ति हो गई है। तरंग शक्ति मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है जो कि किया जा रहा है इंडिया में। यहाँ पे मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के जो एयरफोर्स है वो यहाँ पे यूनाइट हुई है और ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये पूरा एक्सरसाइज। कहाँ पर? तो जोधपुर और कहाँ पे किया जा रहा है? तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया और ओमान के बीच में भी एक एक्सरसाइज अभी हाल में स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है अल नज़ा एक्सरसाइज, जो कि ओमान में हो रहा है। ये एक्सरसाइज 13 से 26 सितंबर तक चलने वाला है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया में हो रहा है जिसका नाम क्या है? युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास इंडिया और USA के बीच में एक्सरसाइज की जा रही है जो कि राजस्थान में हो रहा है। चलिए ये बताइए कि कौन सा एक्सरसाइज है? नेवल एक्सरसाइज है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है या मिलिट्री एक्सरसाइज है? सोचिए और बताइए। इंडिया के बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेलिब्रिटी कौन है? चलिए बताइए।
तो वो हैं शाहरुख खान। जी हाँ, शाहरुख खान ने 92 करोड़ रुपया टैक्स एज अ टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को, तो वो बन गए हैं इंडिया के सबसे बड़े टैक्स पेइंग पर्सनालिटी। अभी हाल में कृषि और कल्याण मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ प्रोविजंस लाए हैं, जिसे कैबिनेट ने अप्रूव किया है और फंड एलोकेट किया गया है। वो फंड क्या क्या है और किस में एलोकेट किया गया है वो देख लेते हैं। तो देखिए, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत 2817 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है ताकि एग्रीकल्चर को डिजिटली प्रमोट किया जाए। उसके अलावा क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए 3979 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। HRD एंड सोशल साइंस में 2291 करोड़ रुपया खर्च किया जाने वाला है। और अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए 1702 करोड़ यानी 1702 करोड़ रुपया खर्च करने की बात की गई है। हॉर्टिकल्चर में 11,029.30 करोड़ खर्च करने की बात की गई है। वही किसान विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 1202 करोड़ रुपया खर्च करने की बात की गई है। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में 11,015 करोड़ रुपया खर्च करने की बात की गई है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फंड है जो कि अभी हाल में एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रमोट किया जा रहा है और ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो आप हम मेरे चैनल से जुड़ जाएं। यहाँ पे न्यूज़पेपर PIB को बेस बनाकर न्यूज़ कवर किया जाता है, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम SSC, CLAT, बैंकिंग सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।